Last point 10, life process, part 4. हेलो एवरीवन, अपनी लास्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि वो सारी एक्टिविटीज जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो एक्टिविटीज जरूरी होती हैं उनके दौरान उनकी ड्यूरेशन में जितनी भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, वो सारी मेटाबॉलिज्म कहलाती है, कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स के मेटाबॉलिज्म होते हैं, या पाथवे कहा जाए उनको मेटाबॉलिज्म के, दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। अगर इसको हम मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट कर दें तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म बॉडी के वो 7 प्रोसेस होते हैं जिसके होने के दौरान जब ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं तो इसके लिए जो एनर्जी यूज होती है, तो जो प्रोसेस लाइफ प्रोसेस एनर्जी यूज करते हैं, जो लाइफ प्रोसेस एनर्जी यूज करते हैं वो एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाते हैं, या एनाबॉलिज्म कहलाते हैं, या एनाबॉलिक टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। लाइक इसमें सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ बन रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है और उस फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी यूज हो रही है। तो एनाबॉलिज्म क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म ड्यूरिंग द सिंथेसाइज एनर्जी इज यूज्ड, दिस इज नोन एज एनाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिज्म। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिज्म है, या एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूज हो रही है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है, सनलाइट का यूज हो रहा है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सेकेंड वाला होता है कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक जो है वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इन द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म एनर्जी इज रिलीज। तो वो सारे प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका जो एग्जाम्पल है हम रेस्पिरेशन कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें की एनर्जी रिलीज हो रही है। लाइक हम बात करें, अगर हम C6H12O6 जो है उसको ब्रेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देन हाइड्रोजन प्लस एटीपी रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, तो वहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, या एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक वो सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा होता है और सिंथेसाइज होती है एनर्जी। लाइक फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म में यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन, कहीं पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, कहीं पर एनर्जी का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जैसे आपको मैं बताती हूँ, जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो देखिए लाइक ये देखिए, तो यहाँ पे सनलाइट का यूज, प्लांट जो है वो सनलाइट का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं और वाटर का यूज कर रहे हैं टू सिंथेसाइज द एनर्जी। एनर्जी को सिंथेसाइज करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए ये एनर्जी को यूज कर रहे हैं। इसे एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं या एनाबॉलिज्म कहते हैं। लाइक ये देखिए, सिंथेसाइज और फॉर्मेशन ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। अगर सेम हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में यहाँ पे एनर्जी ब्रेक हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में, तो ये जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस में आ जाता है। तो जितने भी लास्ट वीडियोस में हमने लाइफ प्रोसेस को पढ़ा, तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि बाय डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों इनसफिशिएंट है, क्यों कैपेबल नहीं है कि जिससे कि जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए सेल्स को, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं हो सकती। तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो कैपेबल नहीं है, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स ऑक्सीजन की सेल्स को चाहिए वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आपको बुक के पेज नंबर 94 थर्ड पैरा में मिल जाएगा। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है वो उसको लेते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं बॉडी से। तो उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है किससे? इन्वायरमेंट से। तो वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इसलिए वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके सेल्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता सराउंडिंग के साथ। सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो जब सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सराउंड इन्वायरमेंट से उनका कॉन्टेक्ट नहीं होता, उनको डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन प्रोसेस से। पहले नॉस्ट्रल से वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करेंगे, हम ब्रीथ इन करेंगे, फिर हमारे विंड पाइप, लंग्स, ट्रैकिया तक जाएगा, फिर ब्लड पर पहुंचेगा, फिर ब्लड इसको ट्रांसफर करेगा सेल तक। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है जो कि रेस्पिरेशन में आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है। तो ये मल्टीसेलुलर प्रोसेस के थ्रू होता है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ये सब इतना प्रोसेस नहीं होता, डायरेक्टली बॉडी से वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन प्रोसेस जो है सफिशिएंट है
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। व्हाई? बिकॉज द सेल्स मे नॉट हैव और सेल्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। Cells do not have direct contact with the surrounding of the environment. Second, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, what are outside raw materials used for by an organisms? Like जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आउटसाइड का, बाहर का ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि यूज करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए या एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए या एनर्जी फॉर्म करने के लिए? इसका आंसर है फूड। तो फूड वो आउटसाइड मटेरियल्स है जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मटेरियल यूज करते हैं अपनी एनर्जी